हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज का हमारा लेक्चर एक बहुत नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रोटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे काफ़ी सवाल भी आते हैं एंड इट इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट ऑल्सो। तो टॉपिक का नाम है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो ये टॉपिक है हमारा कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, combined translational and rotational motion. तो this is the topic which we will be doing next. तो पहली बात, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने प्योर ट्रांसलेशन की बात की है और प्योर रोटेशन की बात की है, लेकिन अब हम बात करेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की। तो अ बॉडी इज सेड टू बी डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अगर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, वो खुद अगर ट्रांसलेशन कर रही हो, तो वो खुद अगर मूव कर रही हो। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी जगह से नहीं हिल रही है, देन इट इज प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है तो। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ग्राउंड फ्रेम में फिक्स नहीं है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद मूव कर रही है ग्राउंड फ्रेम से, देन द मोशन इज कॉल्ड कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल यही है, जैसे एक पेन है, ये पेन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन देते हैं अगर, तो ये फॉर एग्जांपल शुरुआत में आपने इस ओरिएंटेशन में दिया था प्रोजेक्टाइल मोशन, अब थोड़ा आगे गई तो वो अगर वो अपना ओरिएंटेशन ऐसा का ऐसे ही मेंटेन रखती है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप इसको कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल नहीं बोलेंगे, देन इट इज प्योर रोटेशन। तो वो प्योर रोटेशन मोशन होगा अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा है, तो देन इट विल बी प्योर ट्रांसलेशन, सॉरी प्योर ट्रांसलेशन। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे आप पेन को अगर छोड़ेंगे ऐसे करके, तो वो ऐसे करके हवा में जाते हुए ऐसे मूव रोटेट भी करेगा, मतलब थोड़ी देर में वो हो सकता है कुछ ऐसा दिखे आपको, फिर उसके थोड़ी देर में कुछ ऐसा दिखे आपको, फिर उसके थोड़ी देर में कुछ ऐसा दिखे, फिर उसके थोड़ी देर में कुछ ऐसा दिखे। तो इस दौरान ये क्या है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है। अगर देखें ओरिजिनल जो ओरिएंटेशन है, तो अब ओरिएंटेशन उससे बदल चुका है, और फिर और बदल चुका है, और बदल चुका है, फिर और बदल रहा है। तो यहां पर अगर देखेंगे, जैसे याला एंड ए था, याला एंड बी था, तो यहां पर ये एंड ए है और ये एंड बी है, फिर ये एंड ए है, ये एंड बी है, फिर ये वाला एंड ए है और याला एंड बी है, और फिर ये वाला एंड ए है, याला एंड बी है। मतलब इस तरीके से अगर इसके मोशन को अगर आप देखेंगे, तो यहां प्योर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, यहां ट्रांसलेशन भी हो रहा है और साथ में रोटेशन भी हो रहा है। यहां पर जैसे सेंटर ऑफ मास अगर देखेंगे, तो वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन भी हो रहा है एक तरीके से। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो बहुत सारे वैरायटी के हो सकते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, लेकिन हमें जो सबसे पहले फोकस करना है, वी हैव टू फोकस ऑन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पे हमें सबसे पहले फोकस करना है। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को बोला जाता है रोलिंग, इसे नाम दिया जाता है रोलिंग, रोलिंग बोला जाता है इसको, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन अगर देखने की कोशिश करें, तो इमेजिन करिए कोई इस तरीके से एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कोई डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है। नाउ अगर इसके हर पॉइंट का, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, अगर हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, अगर हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, उस केस में ये बॉडी के मोशन को बोला जाएगा प्योर ट्रांसलेशन। दिस इज प्योर ट्रांसलेशन, मतलब जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल अगर सारे पॉइंट उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो फिर ये बोला जाएगा प्योर ट्रांसलेशन।
नाउ इसी में अगर ये ऑब्जेक्ट ले हम और ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर रही है, मतलब ये अलग है और ये अलग मोशन है। नाउ ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है अगर फॉर एग्जांपल, तो फिर ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा ओमेगा आर वेलोसिटी से, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा ओमेगा आर वेलोसिटी से, ये वाला पॉइंट लेफ्ट को जा रहा होगा ओमेगा आर वेलोसिटी से, क्लॉकवाइज अगर ओमेगा है, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा ओमेगा आर वेलोसिटी से। तो दिस इज प्योर ट्रांसलेशन एंड दिस इज प्योर रोटेशन। नाउ इन दोनों, अगर ये दोनों मोशन साइमल्टेनियसली होने लगे, मतलब ट्रांसलेशन भी हो और रोटेशन भी हो, देन द मोशन बिकम्स रोलिंग, तब मोशन बन जाता है रोलिंग। तो रोलिंग मोशन जब होगा तो जो भी हमारा ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन भी हो रहा होगा एंड रोटेशन भी हो रहा होगा, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास में कुछ वेलोसिटी होगी और सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ रोटेशन भी हो रहा होगा। तो उस केस में अगर देखेंगे तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी पॉइंट्स की, अगर ये अलग अलग पॉइंट्स हम देखें ध्यान से, जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट है तो ये वेलोसिटी ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है ओमेगा आर राइट साइड को, और सेंटर ऑफ मास की खुद वेलोसिटी वीसीएम राइट को है, तो इसकी टोटल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी वीसीएम प्लस ओमेगा आर राइट साइड को। नाउ अगर ये वाले पॉइंट को देखेंगे आप तो इसकी वेलोसिटी रोटेशन की वजह से नीचे की तरफ को होगी ओमेगा आर और ट्रांसलेशन की वजह से राइट साइड को होगी वीसीएम, तो इनकी टोटल वेलोसिटी एक तरीके से इस तरफ को होगी, इस वाले पॉइंट की टोटल वेलोसिटी जो होगी वीसीएम और ओमेगा आर का रिजल्टेंट। ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी वीसीएम इस साइड होगी, सॉरी ओमेगा आर इस साइड होगी और वीसीएम इस तरफ को होगी, तो इसकी टोटल वेलोसिटी एक तरीके से वीसीएम माइनस ओमेगा आर हो जाएगी। एंड फाइनली जो ये वाला पॉइंट है हमारा, जो ये वाला पॉइंट है हमारा, इसमें वीसीएम राइट साइड को होगी और ओमेगा आर इस तरफ को होगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये और कोई जनरल पॉइंट भी हो सकता है, जैसे ये कोई पॉइंट है तो उसमें ट्रांसलेशन की वजह से वीसीएम राइट साइड को है और रोटेशन की वजह से ओमेगा आर इस तरफ को है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पॉइंट की टोटल वेलोसिटी होगी। तो इस तरीके से ये आपको रोलिंग देखना आना चाहिए। तो रोलिंग मोशन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसे बोला जाता है रोलिंग। नाउ इसी में अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसी में हम एक्सेलरेशन का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का डायग्राम मतलब, तो इमेजिन करिए ये हमारी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर ऑब्जेक्ट, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट का अगर प्योर ट्रांसलेशन होता तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होता और हर पॉइंट के एक्सेलरेशन की वैल्यू एसीएम के बराबर होती, हर पॉइंट के एक्सेलरेशन की वैल्यू एसीएम के ही बराबर होती अगर प्योर ट्रांसलेशन होता। दिस इज इन प्योर ट्रांसलेशन। नाउ अगर प्योर रोटेशन होता सेंटर के अबाउट, फॉर एग्जांपल अगर प्योर रोटेशन होता सेंटर के अबाउट, तो इसमें ओमेगा और अल्फा दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, ओमेगा भी हो सकता है अल्फा भी हो सकता है, दोनों मतलब ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। उस केस में याले पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाता अल्फा आर इधर एंड ओमेगा स्क्वायर आर इस तरफ, अल्फा आर राइट साइड को और ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ। इस वाले पॉइंट का अल्फा आर इस तरफ एंड ओमेगा स्क्वायर आर इस तरफ। इस वाले पॉइंट का अल्फा आर नीचे और ओमेगा स्क्वायर आर इस तरफ। इस वाले पॉइंट का अल्फा आर ऊपर एंड ओमेगा स्क्वायर आर इस तरफ। तो यहां पर देखेंगे अगर ये जो ओमेगा स्क्वायर आर है इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड अल्फा आर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये दोनों अगर साथ में होंगे तब हमें जो मोशन मिलेगा इट विल बी रोलिंग, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। रोलिंग मोशन में जो एक्सेलरेशन का डायग्राम बनेगा, अगर ये ड्रॉ करूं मैं एक्सेलरेशन का डायग्राम ड्रॉ करूं अगर रोलिंग मोशन में, तो इसमें जैसे ये पॉइंट है तो इसमें अल्फा आर होगा और एसीएम भी होगा, एसीएम प्लस अल्फा आर साथ में
सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर एक्सलेशन होगा। ये वाले पॉइंट में एसीएम राइट साइड को होगा, अल्फा आर नीचे की तरफ को होगा और सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर आर। ये वाले पॉइंट का एसीएम राइट साइड को होगा, अल्फा आर लेफ्ट साइड को होगा और सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर आर। और ये वाले पॉइंट का अल्फा आर ऊपर की तरफ को होगा, एसीएम राइट साइड को होगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर भी राइट साइड को होगा। तो दिस इज द डायग्राम फॉर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन या रोलिंग मोशन। ये वाला जो डायग्राम था दिस वाज फॉर वेलोसिटी एंड दिस इज फॉर एक्सेलरेशन। नाउ यहां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमारी रिजिड बॉडी जो है ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए वो है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद द सरफेस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्योंकि ये पॉइंट की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा कि हमारा रोलिंग मोशन कैसा होगा। तो रोलिंग मोशन मेनली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, वन इज कॉल्ड प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। एंड दूसरा है बेटा इम्प्योर रोलिंग या जिसको बोला जाएगा रोलिंग विथ स्लिपिंग, रोलिंग विथ स्लिपिंग। तो प्योर रोलिंग एंड इम्प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एंड इम्प्योर रोलिंग इज रोलिंग विथ स्लिपिंग। तो दोनों मोशन साइमल्टेनियसली, दो अलग अलग टाइप के रोलिंग है। ये क्या डिफरेंस है? रोलिंग, प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सरफेस के साथ स्लिप ना कर रहा हो, तब उसे बोला जाएगा प्योर रोलिंग। और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस पे स्लिप करेगा या स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगा, देन इट विल बी कॉल्ड इम्प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग मेनली जब अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हमारा नॉर्मल एजम्पशन होता है प्योर रोलिंग। ये जो डायग्राम मैं मिटा रहा हूं अभी, प्लीज ये आपको खुद ड्रॉ करके रखना है अपने हाथों से थियरी में। नाउ प्योर रोलिंग को और डिटेल में देखेंगे। जैसे यही है कि ये हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर एग्जांपल रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हम रोलिंग को प्योर रोलिंग बोल सकें? तो प्योर रोलिंग तब बोल सकते हैं जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो अगर सरफेस पे स्लिप ना कर रहा हो। तो सरफेस की खुद की वेलोसिटी जीरो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर देखेंगे तो ट्रांसलेशन की वजह से इसकी वीसीएम राइट साइड को है और ओमेगा आर लेफ्ट साइड को है। तो अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, जो जमीन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऑब्जेक्ट के साथ, उसकी वेलोसिटी अगर जीरो है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए। तो वीसीएम शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर, तो वीसीएम शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर। मतलब वीसीएम अगर ओमेगा आर के बराबर होगा तो उस केस में इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एट दिस इंस्टेंट। इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा यही पॉइंट, इस पॉइंट की जो पॉइंट है कांटेक्ट का, उसकी वेलोसिटी हमेशा ही जीरो रहेगी, नहीं। अगर बॉडी रोल कर रही है फॉर एग्जांपल, तो अभी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अगर इसमें रोलिंग हो रही है तो फिर ये ट्रांसलेशन करते हुए रोटेशन करेगा। तो थोड़ी देर के बाद आपको ए नहीं दिखेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थोड़ी देर में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां ऐसे आ जाएगा फॉर एग्जांपल कि ये डी वाला पॉइंट यहां आ चुका होगा और ये ए वाला पॉइंट यहां पहुंच चुका होगा, ये बी वाला पॉइंट यहां और ये सी वाला पॉइंट यहां। मतलब ये ऐसे ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई होगी। मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है
उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है हमेशा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उस इंस्टेंट पे जीरो होनी चाहिए, उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए जितनी सरफेस की वेलोसिटी है, तब इसे बोला जाएगा प्योर रोलिंग, देन इट विल बी कॉल्ड प्योर रोलिंग। अब कभी कभी हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ना हो रही हो प्योर रोलिंग, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का प्लैंक है और प्लैंक पे ये ऑब्जेक्ट है। अब प्लैंक की खुद की वेलोसिटी v1 है फॉर एग्जांपल, और इसके सेंटर की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल v2 है, और सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो इस केस में अगर प्योर रोलिंग होनी है तो इस बार v2 ओमेगा r, इसका रेडियस r है, तो इस बार v2 ओमेगा r के बराबर नहीं होना चाहिए। मेन कंसेप्ट है प्योर रोलिंग के लिए कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वो एक दूसरे पर स्लिप नहीं करनी चाहिए। तो जो प्लैंक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी है v1, तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी वेलोसिटी है v2 इधर एंड ओमेगा r इधर। तो इसकी जो टोटल वेलोसिटी है वो v1 के बराबर ही होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि प्योर रोलिंग हो रही है। मतलब v2 माइनस ओमेगा r शुड बी इक्वल टू v1, तब हम बोलेंगे कि ये जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है वो प्लैंक पे प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्लैंक पे प्योर रोलिंग करने के लिए उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी प्लैंक की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो v2 माइनस ओमेगा r शुड बी इक्वल टू v1। तो v2 माइनस ओमेगा r, अब ये वाले केस में जब जमीन के साथ कांटेक्ट था तब जमीन का पॉइंट रेस्ट पे है, वो हर पॉइंट रेस्ट पे है, तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी भी जीरो ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये VCM और ये ओमेगा r, VCM शुड बी इक्वल टू ओमेगा r अगर जमीन पर प्योर रोलिंग कर रहा है। लेकिन किसी और मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग तभी बोला जा सकता है जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, नाउ यहीं से दूसरा कंडीशन जो निकालना है हमें यहां पर प्योर रोलिंग का, वो है इसी इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो dVCM by dt विल बी इक्वल टू d ओमेगा बाई dt इंटू आर। आर तो कांस्टेंट है। dVCM by dt को हम लिख सकते हैं ACM और d ओमेगा बाई dt को लिख सकते हैं अल्फा। मतलब अगर प्योर रोलिंग होनी है तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर सेंटर का ये इसका एक्सलेशन ACM है, इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सलेशन अल्फा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो नेट एक्सलेशन होगा वो तो ऐसा होगा, मतलब ACM इधर, अल्फा आर इधर और ओमेगा स्क्वायर आर इधर। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में एक्सलेशन हो सकता है लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए अगर प्योर रोलिंग कंटिन्यू होनी है तो प्योर रोलिंग होने के लिए, आगे भी होने के लिए, दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर। अगर यहां पर देखेंगे, अगर इसका खुद का एक्सलेशन A1 है, इसके सेंटर का एक्सलेशन A2 है और इसके अबाउट अल्फा 2 है, तो फिर इस केस में होना चाहिए A1 शुड बी इक्वल टू A2 प्लस अल्फा 2 इंटू आर। तो इस केस में A2 माइनस अल्फा 2 इंटू आर। तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि केवल इस इंस्टेंट पे ही नहीं, फर्दर इंस्टेंसेस पे भी प्योर रोलिंग होगी। केवल गिवन इंस्टेंट पे अगर प्योर रोलिंग की आपको बात करनी है तो गिवन इंस्टेंट पे तो केवल ये कंडीशन इनफ है कि VCM शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जो है वो दोनों सर्फेसेस की सेम होनी चाहिए। और अगर आपको लंबे टाइम इंटरवल के में प्योर रोलिंग की बात करनी है तो फिर जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है वो सेम होने चाहिए पूरी जर्नी के दौरान, तब हम बोल सकते हैं कि ये आगे भी प्योर रोलिंग करते हुए ही मूव करेगा। और इसके अलावा अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब इफ VCM इज नॉट इक्वल टू ओमेगा आर या ACM इज नॉट इक्वल टू अल्फा आर, ये वाले केस में, देन उस केस में जो रोलिंग होगी इट विल बी इम्प्योर रोलिंग, या उसे बोलेंगे रोलिंग विथ स्लिपिंग, रोलिंग विथ स्लिपिंग। तो दो टाइप के रोलिंग मोशन की हम बात कर रहे हैं, प्योर रोलिंग एंड इम्प्योर रोलिंग। नाउ तो यहीं से आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखना, एग्जाम्पल्स ही हैं, मतलब एक तरीके से ये देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो इमेजिन करिए ये हमारी फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो इस फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैसे देखते हैं हम जरा प्योर रोलिंग इम्प्योर रोलिंग। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट, यहां पर जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है वो रिजिड है। रिजिड का मतलब
उनका सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब यहां पर जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में देयर इज नथिंग परफेक्टली रिजिड, शेप बिगड़ता है ऑब्जेक्ट्स का। तो रियल लाइफ में देयर आर मल्टीपल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, बट यहां पर हम आइडियल सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो परफेक्टली रिजिड है और ये सरफेस भी रिजिड है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, केवल एक जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। नाउ तो अगर हम बात करें जैसे एक, अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट्स हो सकती है हमारी मेनली सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, रिंग या हॉलो सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। रिंग और हॉलो सिलेंडर को मैंने साथ में इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का अपने सेंट्रल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, वो होता है mr², और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का दोनों का अपने सेंट्रल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, विच इज mr²/2। हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr², और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। तो ये मेनली 4 टाइप की सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हम डील करेंगे यहां पर रोलिंग के दौरान। और रेडियस ऑफ जायरेशन भी बताया था मैंने, मतलब अगर रेडियस ऑफ जायरेशन इसका देखेंगे तो सेंट्रल एक्सेस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ जायरेशन r के बराबर होगा, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन r/√2 के बराबर होगा, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन r√2/√3 के बराबर होगा, और इसका रेडियस ऑफ जायरेशन r√2/√5 के बराबर होगा। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन आपको पता होना चाहिए, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। नाउ यहां पर अगर देखें तो फॉर एग्जांपल ये एक रफ सरफेस है, नहीं पहले स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस होने का मतलब है कि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग सकता इस पे, देयर कैन बी नो फ्रिक्शन बिटवीन नो फ्रिक्शन कैन एक्ट बिटवीन सरफेस एंड दी सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अब इस पे आपने फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी देके छोड़ दिया, केवल v वेलोसिटी मतलब ट्रांसलेशन वेलोसिटी मतलब vcm देके छोड़ दिया केवल, तो मतलब आपने ऐसे धक्का मार दिया इस पर, ऐसे जे इंपल्स मार दिया सच दैट इसके हर पार्टिकल को यही वेलोसिटी मिल गई, तो उस केस में ये कैसा मोशन करेगा, ये बॉडी कैसा मोशन करेगी उस केस में? तो उस केस में दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट विल डू प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन करेगी। वो इसलिए क्योंकि जमीन से तो बाकी ग्रेविटी और नॉर्मल तो लगेगा लेकिन जमीन से कोई फ्रिक्शन नहीं लग सकता, और आपने शुरुआत में जो मोशन देके छोड़ा कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही है, तो फिर वही मोशन कंटिन्यू रहेगा। तो आपने अगर प्योर ट्रांसलेशन दिया तो इट विल कंटिन्यू डूइंग प्योर ट्रांसलेशन, मतलब ये पॉइंट जो टॉप का पॉइंट है वो यहां भी आपको टॉप का ही पॉइंट दिखेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां, ये वाला पॉइंट यहां, मतलब बिना इस ओरिएंटेशन चेंज हुए ये जाता जाएगा, और यहां स्लिपिंग होगी ऑब्वियसली, देयर विल बी स्लिपिंग क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट की भी वेलोसिटी होगी और जमीन के पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। इट विल बी डूइंग प्योर ट्रांसलेशन। नाउ इसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने ओमेगा देके छोड़ा, फॉर एग्जाम्पल ओमेगा देके छोड़ा मतलब प्योर रोटेशन मोशन देके छोड़ा आपने इसको, उस केस में देखेंगे तो ये वाला पॉइंट इधर, ये वाला पॉइंट इधर, मतलब हर पॉइंट को वेलोसिटी मिलेगी और वो ऐसे करके सर्कुलर मोशन मिलेगा हर पॉइंट को। नाउ फिर से क्योंकि स्मूथ है तो फिर यहां फ्रिक्शन तो लग नहीं सकता, तो मोशन चेंज नहीं हो पाएगा, ये तो मोशन चेंज नहीं हो पाएगा, तो यही मोशन कंटिन्यू होगा एंड दिस विल बी प्योर रोटेशन मोशन। तो ये प्योर रोटेशन मोशन करता रहेगा इसी जगह पे, मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलेगा नहीं और ये यहीं पर रोटेशन मोशन करता रहेगा। नाउ अगर आपने इसको ट्रांसलेशन भी दिया और रोटेशन भी दिया, दोनों मोशन देके छोड़ा आपने, दोनों मोशन साइमल्टेनियसली प्रोवाइड किया आपने, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, तो फिर क्या होगा इसके साथ? तो फिर ये ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा? तो फिर उस केस में ये ट्रांसलेशन भी करेगा और रोटेशन भी करेगा, और क्योंकि स्मूथ है तो फ्रिक्शन लगने का तो कोई है नहीं, फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं तो फिर ना तो इसकी v चेंज होगी ना ओमेगा चेंज होगी, और ये थोड़ी देर के बाद, मतलब ये वाला पॉइंट A है फॉर एग्जांपल, ये B है, ये C है और ये D है, तो थोड़ी देर के बाद सेंटर आपको थोड़ा आगे मिलेगा, मतलब आगे पहुंच गया होगा और ये ओरिएंटेशन भी चेंज हो गया होगा, B यहां आ चुका होगा, C यहां आ चुका होगा, D यहां आ चुका होगा, A यहां आ चुका होगा, तो इस दौरान ये V और ये ओमेगा अभी भी प्रेजेंट होगा। नाउ
अगर v ग्रेटर देन ओमेगा आर है या v लेस देन ओमेगा आर है तो उस केस में इम्प्योर रोलिंग हो रही होगी, रगड़ खा रहा होगा। अगर v ओमेगा आर से बड़ा होगा या ओमेगा आर v से बड़ा होगा तो फिर इम्प्योर रोलिंग होगी, और अगर v एग्जैक्टली ओमेगा आर के बराबर है तो फिर प्योर रोलिंग होगी। उस केस में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जमीन पर रगड़ नहीं खा रहा होगा। नाउ यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है, जैसे v अगर ग्रेटर देन ओमेगा आर हुआ तो ये पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे तो v बड़ा होगा ओमेगा आर से, तो ये पॉइंट राइट साइड को स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगा। तो अगर फ्रिक्शन लग सकता है तो फिर वो लेफ्ट को लगेगा, और अगर ओमेगा आर बड़ा हुआ v से तो ये पॉइंट लेफ्ट को स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगा, तो फिर फ्रिक्शन तब राइट को लगेगा। ये वाले केस में थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई सेंटर की वेलोसिटी तो राइट साइड को है और फ्रिक्शन भी राइट साइड को लग रहा है। फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा उसको v और ओमेगा से मतलब नहीं है, मतलब उसको सेंटर की वेलोसिटी से मतलब नहीं है, उसको ये पॉइंट की वेलोसिटी से मतलब है। अगर ये पॉइंट लेफ्ट को स्लिप कर रहा होगा तो फ्रिक्शन राइट को लगेगा, और ये पॉइंट राइट को स्लिप कर रहा होगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट को लगेगा, और अगर ये पॉइंट स्लिप ही नहीं कर रहा होगा, ना उसके स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। नाउ तो यहां पर अगर स्मूथ सरफेस है तो आपने जो भी मोशन देके छोड़ा वही मोशन कंटिन्यू करता रहेगा। अगर इम्प्योर रोलिंग देके छोड़ा तो इम्प्योर रोलिंग करता रहेगा, प्योर रोलिंग देके छोड़ा तो प्योर रोलिंग भी करेगा। अब यहीं पर बात आती है, अगर यही चीज आपने की रफ सरफेस पे तो क्या होगा, तब बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर ये रफ सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये हमारी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो भी है, मतलब डिस्क हो सकती है, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर रिंग, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ये अगर देखेंगे, हाँ तो ये अगर देखेंगे तो यहां पर से देखेंगे अगर, तो अगर ये रफ है और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है कुछ म्यू, फॉर एग्जांपल ये हमारी, फॉर जस्ट अ क्वेश्चन सेक, ये मेरी सर्कुलर डिस्क है और मास m एंड रेडियस r। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने इसको केवल वेलोसिटी, मतलब vcm वेलोसिटी देके छोड़ा या u वेलोसिटी देके छोड़ा फॉर एग्जांपल, और प्योर ट्रांसलेशन मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी शुरुआत में u है, कोई रोटेशन नहीं दिया है मैंने इसको, तो पूरे हर पॉइंट की वेलोसिटी u के बराबर है। तो फिर अगर ये रफ है तो भी क्या ये प्योर ट्रांसलेशन करता रहेगा? नहीं, अब ये प्योर ट्रांसलेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर उसको आप देखें ध्यान से तो वो स्लिप करेगा, और वो अगर स्लिप करेगा तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ को, और ये फ्रिक्शन काइनेटिक, क्योंकि वो राइट साइड को स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा और म्यू एन लगेगा, और नॉर्मल की वैल्यू ऑब्वियसली mg के बराबर होगी। तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट साइड को, इसकी वजह से दो चीजें होंगी, एक तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास घटेगी और ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास बढ़ेगा। शुरुआत में ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पर बैठकर आप देखेंगे तो ये फ्रिक्शन टॉर्क पैदा करेगा, मतलब कुछ अल्फा प्रोड्यूस करेगा। तो अल्फा अगर होगा तो फिर ओमेगा भी पैदा होने लगेगा। तो टी टाइम के बाद, ये t = 0 की कंडीशन थी, तो टी टाइम के बाद हमें इसकी कंडीशन कुछ ऐसी दिखेगी कि ये यहां कुछ पहुंचा होगा फॉर एग्जांपल। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, इसके सेंटर ऑफ मास ने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी, बिल्कुल v बोल देता हूं, और इसके अबाउट कुछ ओमेगा भी गेन हो चुका होगा, और ये फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा होगा इस तरीके से, विच विल बी म्यू mg। नाउ अगर मैं t टाइम पे ये वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं तो सिंपल ट्रांसलेशन का अलग से लगाइए और ओमेगा निकालने के लिए रोटेशन के कंसेप्ट अलग से लगाइए। तो ट्रांसलेशन के लिए अगर देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इज u, टाइम इज t, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि x डायरेक्शन में केवल ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो हो जाएगा माइनस म्यू mg इज इक्वल टू m इंटू acm। तो acm इज इक्वल टू माइनस म्यू जी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास UCM था u, VCM हो गया v। तो t टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, वो हो जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस at।
तो ये हो जाएगी u माइनस म्यू जी टी. दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन. दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन. ठीक हो गया. ओमेगा निकालने के लिए बेटा आपको रोटेशन की इक्वेशन, मतलब यहां पर हम ये सीख रहे हैं कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को इमेजिन करने के लिए ट्रांसलेशन को अलग से और रोटेशन को अलग से आप इमेजिन करिए पहले. तो ये ट्रांसलेशन की आ गई. रोटेशन की देखें तो ओमेगा इनिशियल इज जीरो. ओमेगा इनिशियल इज जीरो. नाउ अल्फा निकालना होगा. टाइम तो ठीक है टी है. अल्फा निकालने के लिए हमें इक्वेशन लगानी होगी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. ये लगाया था ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ और ये रोटेशन का न्यूटन्स लॉ. सेंटर के अबाउट लगाएंगे हम ऑब्वियसली. तो सेंटर के अबाउट ये ओमेगा जो टॉर्क दिख रहा है केवल फ्रिक्शन का टॉर्क दिखेगा ऑब्वियसली. ग्रेविटी और नॉर्मल का तो कोई टॉर्क नहीं है. तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, अगर ये हमारी सर्कुलर डिस्क थी, इंटू एल्फा. तो यहां से आप देखेंगे तो एल्फा की वैल्यू निकल के आ गई 2 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर. 2 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल्फा. तो अल्फा की वैल्यू हो गई 2 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर. तो जो ओमेगा आ जाएगा टी टाइम पे, तो ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. तो ओमेगा हो जाएगा 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी. तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये ओमेगा गेन कर लेगा टी टाइम पे. दोनों को अगर ध्यान से देखें तो v समय के साथ कम हो रहा है और ओमेगा समय के साथ बढ़ रहा है. नाउ सवाल है ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग क्यों रहा था. ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पॉइंट स्लिप कर रहा है जमीन पे. अगर ये पॉइंट स्लिप करना बंद कर दे जमीन पे तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा. क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तभी लगता है जब स्लिपिंग हो रही हो, तभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है. और ये पॉइंट स्लिप करना तब बंद करेगा जमीन पे जब इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो तब होगी व्हेन v विल बी इक्वल टू ओमेगा आर. तो u माइनस म्यू जी टी ओमेगा आर हो गया 2 म्यू जी टी. तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई u अपॉन 3 म्यू जी. तो इतने टाइम के बाद बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग करने लगेगी. अब मजे की बात क्या है यहां, अगर प्योर रोलिंग करने लग गई फिर उसके बाद फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो वो प्योर रोलिंग ही करते रहेगी आगे को. वेलोसिटी भी निकाल लूं अगर तो v विल बी इक्वल टू u माइनस म्यू जी इंटू टाइम हो गया u अपॉन 3 म्यू जी. तो ये u माइनस u बाई 3 विच इज 2u बाई 3. शुरुआत में हमने u वेलोसिटी दी थी, मतलब जब 2u बाई 3 वेलोसिटी हो गई घट के तो उतनी देर में इसने ओमेगा भी इतना गेन कर लिया कि v और ओमेगा आर एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. तो फिर उसके बाद फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू डूइंग प्योर रोलिंग. ये जरा ध्यान से देखेंगे बेटा कि क्या हो रहा है यहां पर. एक बार स्लिपिंग बंद हुई उसके बाद फिर स्लिपिंग नहीं होगी, उसके बाद वो प्योर रोलिंग ही करता रहेगा. इट विल कंटिन्यू डूइंग प्योर रोलिंग. एक बार स्लिपिंग बंद हुई कि v और ओमेगा आर बैलेंस हो गए एक दूसरे से, तो फिर उसके बाद वो प्योर रोलिंग ही करता रहेगा. क्योंकि स्लिपिंग अगर बंद हुई तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा. फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा तो v और ओमेगा दोनों चेंज होने बंद हो जाएंगे, और दोनों चेंज होने बंद होंगे तो फिर वो वही वैल्यू कंटिन्यू करेंगे आगे को. तो मतलब फिर एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई तो शुरुआत में ये इम्प्योर रोलिंग कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई फिर उसके बाद ये प्योर रोलिंग करती रहेगी बॉडी. ठीक है. नाउ तो ये हमने देखा. होमवर्क जो है आपका, इसमें जो होमवर्क है बेटा, होमवर्क क्वेश्चन जो करके लाना है आपको सेम ऑब्जेक्ट का. अगर मैंने ऐसे प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल ये डिस्क ही मान लेते हैं, डिस्क है, इस बार मैंने इसको ऐसे करके ओमेगा नॉट प्रोवाइड किया है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्रोवाइड किया. ये रफ म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का सरफेस है. तो क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट स्टार्ट प्योर रोलिंग, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट स्टार्ट प्योर रोलिंग एंड ओमेगा व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग. तो आपको फाइंड करना है ओमेगा व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग एंड आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट स्टार्ट प्योर रोलिंग. ठीक है. तो ये सवाल करके लाना है आपको. इसके अलावा पिछली क्लास में क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन वाला जो सवाल था, वो सवाल का रिप्लाई करिए बेटा मुझे. ये वाला क्वेश्चन जो था, तो ये मैं अगली क्लास में सॉल्व कराता हूं क्योंकि मुझे अभी तक इनफ रिप्लाई मिले नहीं है.
ये वाला क्वेश्चन जो था, इसको सॉल्व करके बताइए मुझे कि वो बोल रहा है वहां पर स्टिक टू इट, स्टिक कर जा रहा है, चिपक जा रहा है। आसान सवाल है, चिपक जा रहा है तब तो काफी इजी होता है सवाल। ठीक है, थैंक यू।